संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा था, बंदे पे 25 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं, यानी एफआईआर की सिल्वर जुबली हो चुकी है। आइए आज आप लोगों को बताता हूं कि आरएसएस या मोहन भागवत इस सिल्वर जुबली को पार करके गोल्डन जुबली की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। यानी 25 एफआईआर होने के बाद 26वीं एफआईआर या मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ कैसे दायर किया जा सकता है। और राहुल के बयान को सुनेंगे, फिर जिस बयान का ये जिक्र कर रहा है जो मोहन भागवत जी ने बोला था उसको सुनेंगे, दोनों में तुलना करेंगे और मोहन भागवत जी के बयान पर फिर अंत में मेरा विश्लेषण होगा। और वो विश्लेषण ये होगा कि चाहे 1947 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई हो, इंडिया को मिल गई हो, इंडिया क्रिएट हो गया हो, लेकिन भारतवर्ष को आजादी, मानसिक आजादी, कल्चरल आजादी, हिस्टोरिकल आजादी, सभ्यता की आजादी ना मिली है, ना मिली थी और ना आने वाले वक्त में कभी मिल पाएगी। और यह बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मध्य प्रदेश महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली में राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया मोहन भागवत पे, पहले ये सुनते हैं, फिर मोहन भागवत जी के बयान का विश्लेषण करेंगे। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। सुन लिया आप लोगों ने? ये बोल रहा है कि मोहन भागवत ने ये बोला कि हमें आजादी नहीं मिली, झूठी आजादी मिली और असली आजादी हमें मोदी जी के आने के बाद मिली। आइए कंपैरिजन के तौर पर कि किस तरीके से 25 मुकदमे होने के बाद, मुकदमों की सिल्वर जुबली होने के बाद एक बेबी स्टेप और लिया जा सकता है, किस तरीके से मोहन भागवत जी और आरएसएस मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि ये पूर्णतः रॉन्ग कोट, मिस कोट कर रहा है मोहन भागवत जी को। आइए सुनते हैं मोहन भागवत जी ने क्या कहा था। क्योंकि मोहन भागवत जी बहुत धीरे धीरे, धीमी गति से बोलते हैं, तो जो बीच में गैप्स आ रहे थे, हमने सिर्फ उन गैप्स को एडिट किया है, बोली बात का कोई भी शब्द एडिट नहीं किया है। सुनिए क्या कहा था। सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। यहां पर बात हो रही है प्राण प्रतिष्ठा की, 26 जनवरी की। ये आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं कि किस चीज की बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं, और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से होने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम कृष्ण शिव। सुन लिया आप लोगों ने? यह बयान था आज से कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का, जिस बयान के बाद राहुल गांधी ने बोला था कि हमारी फाइट बीजेपी से है, आरएसएस से और इंडियन स्टेट से है, जिस पर बहुत बवाल हुआ था, मैंने भी वीडियो बनाया था। और उसके बाद इसके ऊपर जो एफआईआर हुई है कि हमारी फाइट इंडियन स्टेट से है, वो राहुल गांधी पर 25वीं एफआईआर थी भारत में अपने बयानों के चलते। अब जो राहुल गांधी ने शुरू में बोला ये मैं आपको सुना चुका हूं, और जो मोहन भागवत बोल रहे हैं कि हमें आजादी मिली, हमें लोकतंत्र मिला,
हमें अपना संविधान मिला, हम अपने मर्जी के मालिक हो गए, लेकिन उसमें स्वयं नहीं था। उसकी प्रतिष्ठा हुई जब राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। स्वयं क्या है वो बता रहे हैं कि स्वयं ये है, स्वयं भारत का श्री राम है, श्री लक्ष्मण है, महादेव है। ये पूरा एक कंटेंट था, एक फिलोसफिकल कंटेंट था जिसको हमारे राहुल लल्ला समझ नहीं पाए। मैंने जो शुरू में बोला, और इस पर यह भी बता दूं फिर से रिपीट करके कि मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पे बनता है। किसी को भी मिस कोट करना एक अपने आप में मानहानि होती है। चाहे तो राहुल गांधी पे 26वां मुकदमा आरएसएस एक पार्टी बनके नागपुर में लिखवा सकती है। यह बात हो रही थी जय भीम, जय बापू और जय संविधान की रैली में। मोहन भागवत जी ने यह बोला कि जो हमें आजादी मिली या जो हमें संविधान मिला, हम उसे धरातल पर, मोटा मोटा जो इंटरप्रिटेशन है, हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। और यही रोना, यही मातम, यही ढोलिया बजाता रहता है दलित का अधिकार, पिछड़े का अधिकार, अकलियत का अधिकार, गरीब का अधिकार वगैरह वगैरह। ये बोलते हुए ये भूल जाता है कि 60 साल इसी की पार्टी ने, इसी के परिवार ने, वो भी आजादी के बाद जब बिल्कुल नई नई चीज मिली थी इंप्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, जो अंग्रेजों के टाइम पर मिलना बंद हो गया था भारतीयों को, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी इनके परिवार को मिली थी। और संविधान धरातल पर, भारत का वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वेलफेयर स्टेट धरातल पर कितना कामयाब है, ये तो यही पता चलता है कि 2017 और 18 या 2020 में आते आते सबको टॉयलेट दिए जा रहे हैं, टॉयलेट दिए जा रहे हैं। आज से 1 साल पहले से सबको वाटर दिया जा रहा है, टैप दिया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे में 2 घंटा पानी आएगा। यानी 2025 के आते आते भारत में संविधान धरातल पर कैसा इंप्लीमेंट हुआ है, जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, जो 60 साल अपॉर्चुनिटी कांग्रेस को मिली थी कि शुरू से ही देश की दिशा धारा बिल्कुल ठीक कर देते, सेट कर देते ईमानदारी से। तो टॉयलेट आके दे रहा है नरेंद्र मोदी, ड्रिंकिंग वाटर आके दे रहा है नरेंद्र मोदी, मेडिकल आयुष्मान कार्ड आके दे रहा है नरेंद्र मोदी, 300 स्क्वायर फीट का मकान आके दे रहा है नरेंद्र मोदी। ये मिली हमें आजादी, इसको हम आजादी मानकर खुश हो रहे हैं और संविधान मान के खुश हो रहे हैं। और ये लल्ला 60 साल जिसके परिवार ने इस देश की दिशा धारा कहां से कहां बर्बादी की तरफ लेके चले गए, ये चीजें अब मिल रही हैं भारत में। और यहां तक पहुंचते पहुंचते 2015 तक आते आते अगर कुछ भी ना मिला हुआ तो होता, पर भारत की आबादी 60 करोड़ या 62 करोड़ होती, तब भी ये सब चीजें सबको 10 साल में 11 साल में मिल गई होती। ना तो ये मिला, ऊपर से आबादी 2015 तक आते आते 130 करोड़ पहुंच गई, जो अब 140 करोड़ के लग्गे में आ रही है। इतनी आबादी को अब आने वाले समय में क्या संविधान मेडिकल की नजरिए से, एजुकेशन की नजरिए से, हेल्थ की नजरिए से, इवन इंसाफ के नजरिए से, जस्टिस के नजरिए से, क्या हम 140 करोड़ लोगों को ये सब चीजें दे पाएंगे, जिसका कम से कम नरेंद्र मोदी प्रयास करना शुरू किया, भारत बीइंग अ वेलफेयर स्टेट। तो क्या बोला मोहन भागवत ने, और क्या ये आगे रैली में बता रहा है कि मोहन भागवत ने बोला है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए तीसरी बार बता दूं, इस पर 26वीं एफआईआर हो सकती है। और फिर मैंने अपनी डिबेट के शुरू में, अपने वीडियो के शुरू में बोला कि ना तो आजादी मिली, ना है, और ना आने वाले वक्त में भले सदियां बीत जाएं, इस देश को, हमारे देश को आजादी नहीं मिल सकती। और मैंने जो बोला, जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। मोहन भागवत जी ने तो बोला कि प्राण प्रतिष्ठा की टाइम वो हमें आजादी मिली थी, लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं थी, अब वो प्रतिष्ठित हो गई। यहां मैं उनकी बात का भी खंडन करता हूं, क्योंकि मेरे हमेशा इंडिपेंडेंट ओपिनियन होते हैं। मैं कोई हाँ में हाँ करके किसी गैलरी के लिए नहीं बोलना चाहता कि यहां मोहन भागवत जी गलत हैं। ये ना प्रतिष्ठित थी, ना है, ना आगे होगी। भारत की सभ्यता के हिसाब से, अखंडता के हिसाब से, भारत के कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से ये हो ही नहीं सकती प्रतिष्ठित। क्या आप नालंदा, तक्षशिला और आपका विक्रमशिला, उज्जैन, शारदा, वल्लभी,
ये एजुकेशन की सीट, सनातनी एजुकेशन की सीट, भारतीय एजुकेशन की सीट्स, इनका वैभव वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। यानी ये आजादी प्रतिष्ठित नहीं है। क्या आप अखंड भारत को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। यानी ये आजादी प्रतिष्ठित नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या आप भारतीय योगदान, भारतीय एजुकेशनिस्ट के कंट्रीब्यूशन, भारतीय ऋषि मुनीस के कंट्रीब्यूशन, उनका लिटरेचर, जो जो चीजें मेंशन्ड हैं, क्या वो सारी आप आज की तारीख में जीवित कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। तो ये तो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला की तरह ये देश चल रहा है। इंडिया से पहले अखंड भारत, इंडिया से पहले भी कुछ था जिसका नाम भारतवर्ष था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू तिरंगा एंड अशोक चक्र, तिरंगे से पहले कुछ था जो भगवा था। तिरंगे से पहले भी कुछ था, वो भगवा था। क्या आप उस भगवा की वैभव, उसकी शान वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अखंड भारत की शान, वैभव वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जितनी मैंने आपको एजुकेशन की सीट्स बताई, उनके कंट्रीब्यूशन और उनकी रिसर्च और उनके रिसर्च में डेवलपमेंट, विच ग्रू होने वाली बात वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो हमारी भारत की आजादी की लड़ाई और हमारी आजादी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो सामने आके बैठ ले मेरे, खंडित थी, खंडित है और हमेशा खंडित रहेगी। हां, थोड़ा बहुत प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ज्यादा डैमेज है तो थोड़ा उसे ठीक कर दो, कहीं पे सीमेंट कर दो, कहीं पे पीओपी कर दो, कहीं पे कुछ मिला दो, बस इतना किया जा रहा है। तो मोहन भागवत जी ने जो बोला वो बहुत कम बोला। उनकी जगह मैं होता तो और ज्यादा बोलता। ना ये आजादी प्रतिष्ठित थी, ना है, ना अंत तक कभी होगी, ना ये आजादी कभी पूर्ण थी, ना है, ना कभी अंत तक होगी। और अपना आर्गुमेंट मैंने आपको सामने लाके रख दिया कि क्यों मैं यह बात बोल रहा हूं। इर्रिपेरेबल, इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल, इर्रिपेरेबल लॉस हुआ है भारत को। चाहे अखंडता की बात करो, चाहे कल्चर की बात करो, चाहे लिटरेचर की बात करो, चाहे सभ्यता की बात करो, और कोई भी आजादी की लड़ाई या आने वाले वक्त में कोई भी रेवोल्यूशन पूरी उस चीज को लाकर हमारे सामने नहीं रख सकता। हमारे हाथ, हम उसके स्वामी, उस अखंड भारत के, उस कल्चर के, उस सभ्यता के, उस लिटरेचर के, उस साइंटिफिक नॉलेज के नहीं बन सकते। वो चीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। चाहे आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर लो, चाहे आप काशी में प्राण प्रतिष्ठा कर लो, चाहे आप मथुरा में कर लो, चाहे आप इस तरह 10 जगह और भी कर लो। हाँ, आंखों से देखने में, नजरिए से, टेंजिबल नजरिए से आप खुश हो सकते हैं कि भैया कुछ हमने हासिल कर लिया। लेकिन जो इंटेलिजिबल चीज है, जिसको लॉ की लैंग्वेज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है, वो कभी भी अखंड भारत की, भारतवर्ष की वापस नहीं आ सकती। क्योंकि वो वापस नहीं आ सकती तो हमारी कभी भी आजादी पूर्ण और संपूर्ण नहीं हो सकती। ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है जिसको अब हम लोगों ने अपने जीवन का एक पार्ट मान लिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।